आज पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की कब से शुरुआत हुई और ये क्यों मनाया जाता है। हम देखते हैं कि 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों ने पहली बार जनसंख्या दिवस मनाया। ये महसूस किया गया कि 1987 में लगभग 5 अरब जनसंख्या हो गई है और विश्व को ये जानना चाहिए कि जनसंख्या की बढ़ोतरी बड़ी तेजी से होती जा रही है और हमारे पास जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं या मानवीय संसाधन हैं, वो अगर इसी तरह से हम प्रयोग करते रहे तो हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी और पर्यावरण के लिए और दिन प्रतिदिन हमें अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लोगों को जागरूक करने के जनसंख्या की कमी या ज्यादा होने की स्थिति को भी समय समय पर आकलित करता रहना चाहिए ताकि प्रॉपर वे से हम रिसोर्सेज का मैनेजमेंट भी करते रहें और ज्यादा जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए भी लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। तो आज हम देखते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या के बारे में, फिर हम भारत की जनसंख्या के बारे में वर्णन करेंगे कि क्या हमारी स्थिति रही है, कब से कब तक क्या क्या कितनी जनसंख्या हमारे विश्व में रही है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व पूरे संसार की जनसंख्या केवल 50 लाख थी। इससे पता चलता है कि हमारा पूरा विश्व काफी बड़ा है, 7 महाद्वीप हैं और 50 लाख की जनसंख्या होना बहुत ही कम है क्योंकि हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा थी उस वक्त। फिर हम सीधे आते हैं 1650 तक कोई समस्या नहीं रही और 1650 में 50 करोड़ जनसंख्या विश्व की हो गई थी और 1750 में हमारे विश्व की जनसंख्या 72 करोड़ हो गई थी। अब यहां महसूस किया जाने लगा कि 1760 में हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन से शुरू हो गया था और यहां भाप का इंजन बना पहले तो, और उसकी सहायता से कलपुर्जों की सहायता से कपड़े बनाना या अन्य प्रकार के कार्य किया जाना शुरू हो गया था। इसलिए यहां धीरे धीरे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन से उनमें तीव्र गति से उनका विदोहन किया जाने लगा और ये रहा कि 1850 तक हमारी जनसंख्या 100 करोड़ हो गई थी और उसके बाद में 1900 ईस्वी तक हमारी 166 करोड़ हो गई थी और 1950 में 251 करोड़ हो गई थी। तो इस तरह से ये जनसंख्या बढ़ती रही और 1957 में 5 अरब के करीबन जनसंख्या पूरे विश्व की हो गई थी और उसके बाद में हम देखते हैं 1990 में ये शुरुआत की गई थी कि ये जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारे संसाधन अगर इसके मिस यूटिलाइजेशन होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का, पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जागरूक भी किया जाना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि 2025 में 800 करोड़ जनसंख्या विश्व की हो रही है और हमारा 2050 में अनुमानित जनसंख्या 1000 करोड़ हो जाएगी। तो अब ये देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो तेजी से हो रही है, इसके ये तो हमें दिख रहा है कि जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ मैं भारत की बात करूंगा, फिर हम करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हुई और कैसे हम इसके आगे कैसे क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या इसके रिजल्ट रहेंगे। तो अब भारत की बात देखेंगे। विश्व की तो हमने देख ली कि जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की स्पेशल रूप से करेंगे। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उस वक्त हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी। 1951 में 36 करोड़ हुई और 1961 में 43 करोड़ हुई, 1971 में 54.8 करोड़ हुई और उसके बाद में आप देखते हैं 1975 से 1977 के बीच में हमारे देश के अंदर इमरजेंसी बोलते हैं जिसे, आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई थी और उस वक्त ये महसूस किया जाने लगा कि हमारे देश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है बहुत तेज गति से जा रही है। यानी कि लगभग समझ लीजिए कि जन्म दर इतनी थी कि 5.5
जन्म दर थी, फर्टिलिटी रेट, यानी एक कपल को कम से कम जो है 6 बच्चे, 5 से 6 बच्चे होते थे औसत, ज्यादा भी और कुछ कम करके औसत होते थे। तो हमारी वृद्धि दर बहुत तेजी से, अगर यही वृद्धि दर लगातार चलती रहती तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती। लेकिन 19 हमारा जो इमरजेंसी पीरियड था उसके अंदर ये भी देखा जाए, फैमिली प्लानिंग का भी विचार किया जाने लगा कि फैमिली का प्लानिंग भी बनाया जाए ताकि बगैर जो है सोचे समझे ही जनसंख्या ना बढ़े। ये कारण भी इसका ये था कि हमारा देश जो आजाद हुआ तो उसके बाद में हमारे पास जनसंख्या जो बढ़ने का कारण था वो ये था कि हमारे पास शिक्षा में धीरे धीरे स्तर बढ़ने लगा था, मेडिकल फैसिलिटीज है उनमें भी स्तर बढ़ने लगा था। तो इसलिए जो भयंकर बीमारियां थी उसको भी रोकथाम के लिए अनेक प्रकार के उपचार होने शुरू हो गए थे। चेचक है, हैजा है, स्मॉल पॉक्स है, ये समान इस प्रकार की समस्याएं थी, उन पर भी काबू किया जाने लगा था। लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा उन्नति नहीं हुई थी। और हम देखते हैं 1978 से 94 तक स्वैच्छिक जागरूकता का अभियान शुरू किया गया भारत के अंदर, ताकि लोगों को स्वेच्छा से जनसंख्या कम करने में शिक्षित किया जाए, बताया जाए कि अधिक जनसंख्या के क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। क्योंकि पहले लोग निरक्षर थे ज्यादा और पढ़े लिखे बहुत कम थे। देश आजाद होने से पहले गुलामी के समय में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था। और उसके बाद में लोगों ने स्वेच्छा से ये महसूस किया जाने लगा कि अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रही तो हमारे पास अच्छे मकान नहीं मिलेंगे, अच्छी शिक्षा के प्रबंध नहीं होंगे, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा नहीं लिखेंगे, अच्छे मकान नहीं बन पाएंगे और अच्छा पानी पीने का नहीं मिल पाएगा और हमारे पास असुविधाएं असुविधाएं लेंगे। इसलिए लोगों ने शिक्षा का स्तर तो बढ़ा और धीरे धीरे सोच में भी परिवर्तन आया। और जहां हमारा जो दर थी वो 2000 के अंदर 3.5 हो गई, उसके बाद में 2010 में 2.6 हमारी फर्टिलिटी रेट हुई और उसके बाद में 2010 से 20 के बीच में लगभग स्टेगनेट हो गई। स्टेगनेट मतलब है यानी कि 2 बच्चों से भी कम बच्चे हमारा जो है पैदा होने लगे। इस प्रकार से हम देखते हैं 2023-25 में जनसंख्या नियंत्रण पर चुनौती है कि इनको कंट्रोल किया जाए और इस प्रकार से हमारे देश के अंदर ये हुआ। तो हम ये देखते हैं कि इतनी जनसंख्या वृद्धि के मुख्य रूप से कारण क्या थे इसके तीव्र गति से वृद्धि होने के, जबकि हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले जनसंख्या कम क्यों थी? उससे पहले कम इसलिए थी क्योंकि हमारे पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, बीमारी का कोई साधन नहीं था। हमारे पास जब बीमारी को रोकथाम के लिए जो प्राकृतिक रूप से मतलब जन्म भी होता था तो मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए दोनों का और छोटी उम्र में शादी कर देती थी, शिक्षा का अभाव था, गुलामी की स्थिति थी, पूरे वर्ल्ड में ही ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, भूखमरी, सूखा, बाढ़ ये समस्याएं अनेक प्रकार की थी। इसलिए जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाई और उसके महामारी वगैरह कारण से जनसंख्या जन्म दर ज्यादा होती थी, मृत्यु दर भी ज्यादा होती थी। लेकिन इसके बाद में साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने से अनेक प्रकार की सुविधाएं हमें मिलने लगी और इस प्रकार से हम देखते हैं जहां भूखमरी होती थी उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का विकास हुआ। हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी हुई, इसमें जहां हमारे देश में ही 1965-66 में अनाज की इतनी भारी कमी थी कि हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था। ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी होने से हमारे पास अच्छे बीज, अच्छे खाद, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूज ऑफ ट्रैक्टराइजेशन और इस प्रकार से इरिगेशन फैसिलिटीज का बढ़ना, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स फैसिलिटीज, ये फैसिलिटीज बढ़ने से जहां पर खाद्यान्न की समस्या थी वो दूर हुई। तो सबसे पहले हमारे खाने पीने की समस्या वो दूर हो गई। उसके बाद में हर घर में, हर गांव के अंदर हमारा जो बिजली है वो फैलने लगी, उससे शिक्षा का स्तर भी बढ़ा और इस प्रकार से लोगों के पास इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ी, लोगों के अंदर शिक्षा का हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी हुआ, तो इसलिए जागरूकता भी आई। इसके बाद है हम हेल्थ फैसिलिटी हुई और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी डेवलपमेंट हुई। हम देखते हैं पहले हम कच्चे रास्ते होते थे, पैदल पैदल लोग जाते थे, आवागमन के साधन जो है पैदल ही पैदल ज्यादा होते थे और उसके बाद में अब देखते हैं कि बड़ी तेजी से ये विकास हुआ, इसलिए लोगों को सुविधाएं मिली और उसके बाद में कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। आज जहां पहले एक एक चिट्ठी देने के लिए पैदल जाना पड़ता था और पकड़ाना पड़ता, जैसे राजा महाराजा की बात सुनते हैं तो वो मैसेज देते थे मैसेंजर के माध्यम से, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते। आज हम कहीं भी वर्ल्ड के क्षेत्र में देते हैं, हम व्हाट्सएप कर देते हैं या टेलीफोन हमारे पास है, इंटरनेट है, इतनी ज्यादा स्पीड से इंफॉर्मेशन है कि कम पैसे के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है। इसलिए ये सारी चीजें बढ़ी और उसके साथ हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा।
अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं हुई। तो इस प्रकार से ये हमारे सारी सुविधाएं होने से, अच्छे मकान होने से, अच्छी हर प्रकार की चीजें बढ़ी। इस प्रकार से हमारा जो काजेज है वो इंक्रीज के वो एकदम बढ़े। इससे क्या है, जो मृत्यु दर थी वो कम हुई और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा है, जहां पहले हमारे देश आजाद हुआ तो उसमें लगभग 35 साल 36 साल के अंदर ही हमारी औसत आयु थी, लेकिन आज हम देखते हैं 65 और 70 के लगभग 70 के आसपास हमारी औसत आयु भारत की पहुंच चुकी है। इससे मतलब होता है कि हमारी फैसिलिटीज बढ़ी है और इसके कारण से हमारे जो ज्यादातर लोग मरने चाहिए थे वो नहीं मरे, इसलिए जो अच्छे हैं वो स्वस्थ हैं और जो पुराने हैं वो और उम्र उनकी बढ़ गई, इसलिए हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अन्यथा ग्रोथ रेट तो हमारी घटी है। ओवरऑल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की बढ़ी है, लेकिन 2050 तक उम्मीद है कि ये लगभग स्थिर हो जाएगी, क्योंकि जो उम्र बढ़ी के है वो लगभग अपनी उम्र पूरी करने के बाद में वो प्रभु को प्यारे हो जाएंगे और बाकी जनसंख्या स्टेगनेट है तो धीरे धीरे स्टेगनेट हो जाएगी और इस प्रकार से हमारा जो इंक्रीज है वो स्टेगनेट हो जाएगी। अब ये देखते हैं कि अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी समस्याएं क्या क्या है मुख्य रूप से। तो समस्याएं भी हैं इसके साथ साथ, इसमें अब देते प्राकृतिक संसाधन, चाहे जल हो, जल संसाधन है, वायु संसाधन है, भूमि संसाधन है, ये संसाधन बड़ी तेजी से इनका उपयोग किया जा रहा है। मिनरल्स हैं, मिनरल रिसोर्सेज है, इनका भी एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। और हम देखते हैं भूमिगत जल है, इसका भी बड़ी तेजी से दोहन किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में नहर नहीं है, जिस क्षेत्र में भूमिगत जल है, हमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मोटरों से पानी निकाल लेते हैं बड़ी तेजी से, और मोटरों से पानी निकालते। आज हम देखते हैं हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में तो हालत ये होगी, पीने के लिए पानी की स्थिति भी ऐसी होगी कि पीने के लिए कुछ समय के बाद में पानी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1,000 फुट नीचे गहराई पर पानी हमारा जो पानी का स्तर चला गया है। इसलिए हम देखते हैं तो एक जनसंख्या का ही कारण है इसके, क्योंकि जनसंख्या है तो हम पानी का मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां प्रॉपर मैनेजमेंट न होने से, पानी बहुतायत होने से भी हमारी जमीन खराब हो रही है। जैसे उत्तरी हरियाणा की बात करते हैं, बार बार मैं कहता हूं कि उत्तरी हरियाणा में ज्यादा नहरें होने से, वाटर लॉगिंग होने से जो पानी है नीचे नीचे तक चला गया, और नीचे जब नमक है, नमक पृथ्वी की नमक है, वो पिघल करके हमारे स्थल पर आ गई है। और जब पानी ऊपर वाष्प उड़ जाएगा तो सारे स्थल भाग पर क्या होगा, नमकीन क्षेत्र हो जाएंगे और वो हमारी बंजर जमीन हो जाएगी। तो इस प्रकार से इससे दोनों ही नुकसान होंगे, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं होगा, जहां ज्यादा पानी है वहां पर बंजर जमीन हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम इनको नहीं चेत पाए, जनसंख्या की वृद्धि के इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हमारे अनेक प्रकार की मानवीय पर्यावरणीय समस्याएं बन जाएंगी। इससे ये होगा कि हमारे विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स, गलत इफेक्ट्स होंगे, जैसे स्थल प्रदूषण हो जाएगा, जैसे मैंने भूमि प्रदूषण है ये हो जाएगा। हमारे पेड़ पौधे कट रहे हैं ग्रीन रोटेशन टेक्नोलॉजी के कारण से, इसमें जो है हम देखते हैं कि हमने पेड़ पौधों को काट लिया है, हमने सड़कें बनाना शुरू कर दिया, हमने नहरें बनाना शुरू कर दिया, हमने मकान शुरू कर दिए। और जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज डेवलपमेंट होगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेंगी, तो इसमें निश्चित रूप से क्या होंगे, अर्बनाइजेशन होगा, बड़ा क्षेत्र होगा, तो पेड़ पौधों को काटना जरूरी हो जाएगा। क्यों, एक तरफ डेवलपमेंट भी करना है, जनसंख्या का अच्छी तरह से रहना भी है, तो पेड़ पौधे तो कटेंगे, पेड़ पौधे कटेंगे तो हमारा सीधी बात है हमारा स्थल प्रदूषण तो हो ही जाएगा। इसमें हमारे पास जो वर्षा के कारण से हमारा कटाव, मिट्टी का कटाव भी हो जाएगा और हमारा बंजर भूमि भी अनेक प्रकार की बन जाएगी। दूसरा इसमें यह भी होगा कि जल प्रदूषण भी होगा। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो हम कोई भी नदी के सारे जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे चाहे दिल्ली लगा लीजिए या बड़े इलाहाबाद लगा लीजिए, या कोई भी शहर है, वो लगभग हमारे नदियों के पास ही होते, ताकि हमें इरिगेशन फैसिलिटी, पीने के पानी की सुविधा भी मिल पाए। और इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्रियल का वेस्ट मटेरियल है वो नदियों में हम भेज देते हैं, इससे भी नदी का जो पानी है प्रदूषित होता है, और इसमें जो भी पानी खेतों में लगाएंगे उसका भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है। इसके कारण साथ साथ ये भी है कि ये जो पानी है हम शहरों में अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी है जो सारा धरती में जाता है, तो अगर नीचे से पंप लेते हैं तो वो पानी नीचे मिलता है जो प्रदूषित होता है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है, और इससे ये होगा कि जल प्रदूषण होगा, स्थल प्रदूषण होगा, और वायु प्रदूषण तो इसलिए होगा कि हमारे पास पेड़ पौधे तेजी से कट रहे हैं। तो हमारे बड़े शहरों के अंदर तो हालात ये हो गई हैं कि हमारे पास आज भी हम डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, धुआं ज्यादा हो रही है और पेड़ कट रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पेड़ हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या इस प्रकार की गैसें हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास जो है विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनकी कमी आ रही है। क्योंकि हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जहां नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार लगभग 33% क्षेत्र पर हमारे पास जो है
फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के कारण से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के कारण से, एकेडमिक एनवायरनमेंट बढ़िया डेवलपमेंट करने के कारण से पेड़ पौधों को साफ कर दिया है। हमारे पास रोड की फैसिलिटीज बढ़िया हो गई है, तो ये फैसिलिटी तो हो गई, एक तरफ तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान देना कि वायु का प्रदूषण भी ना हो। दिल्ली जैसे शहर में तो हालात ये हो गए हैं सर्दियों के अंदर कि हमारा वायु प्रदूषण होता है, तो हमें सांस लेने के लिए जहां गांवों के अंदर आज हमें शुद्ध हवा मिलती है, दिल्ली के अंदर उसके लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में सिलेंडर के लिए इस्तेमाल देना, पैसा करना पड़ता है। कोरोना के नाम में देखा, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 60-70 हजार रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए देने पड़े थे। तो आज जो वायु है वो भी बड़े शहरों में इतनी महंगी हो गई है कि शुद्ध वायु लेना मुश्किल है, और जब शुद्ध वायु फेफड़ों में नहीं जाएगी तो हमारे फेफड़े से संबंधित रोग विभिन्न प्रकार के बन जाएंगे, और इससे वायु जो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऐसे क्षेत्रों में 70 से भी कम हो जाएगी, और जीवन की प्रत्याशा है वो भी कम होगी। इसलिए लाइफ के लिए जरूरी है कि शुद्ध वायु भी होना चाहिए। तो ये समस्या वायु प्रदूषण की है। इसके अलावा है ग्लोबल वार्मिंग। हम देखते हैं कि हमारा सारा क्षेत्र तप जाता है गर्मियों के अंदर, और जबकि ये हम देखते हैं कि आज से 10,000-20,000 साल पहले हमारा जो टेम्परेचर था वो लगभग माइनस, सरफेस का -4 था। लगाइए आप, जहां ग्लेशिएशन की स्थिति ज्यादा थी, जहां पर ग्लेशियर ज्यादा होते थे, क्योंकि जनसंख्या कम थी और ठंड ज्यादा थी, पेड़ पौधे ज्यादा थे। इसी कारण से हम देखते हैं हमारे जो रामायण काल के अंदर देखते हैं, भगवान राम की आप स्थिति देखते हैं, उस वक्त लगभग 9200 साल हुए हैं रामायण काल को। तो उस वक्त जो है 9200-9300 साल के पहले आप देखते हैं भगवान राम पैदल पैदल वनों में जाते थे, वहां पर बड़े बड़े हिंसक जानवर होते थे और बड़े बड़े राक्षस पैदा हो जाते थे, और उनको वहां पर जो एनवायरमेंट तो शुद्ध वायु का तो ठीक था, लेकिन कुल मिलाकर के वहां पर जो जंगली जानवर वगैरह बहुत खतरनाक होते थे, पैदल पैदल घूमना चाहता था, और जो है हिंसक जानवर होते थे। तो ये सारा काम क्या है, ये सारा इंपैक्ट है। अब यहाँ पर अब नहीं है, अब यह क्या है, पॉपुलेशन वृद्धि हो गई है, उस वक्त पॉपुलेशन कम थी, और उस वक्त जो है ये वायु शुद्ध थी, पानी शुद्ध थी, अलग बात, लेकिन अब जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो अब हम देखते हैं ये समस्याएं बढ़ती जा रही है, और ओजोन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जहां पहले -4 था, आज हम +1.5 हमारे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वर्ल्ड लेवल का। और हमारा जो ग्लोब है या विश्व है वो तपन की है। जैसे कि किसी व्यक्ति को बुखार आ जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसी प्रकार से हमारा जो हमारी पृथ्वी है वो बीमारी की ओर बढ़ती जा रही है। इसलिए इसके लिए हमें उपचार करना पड़ेगा कि कैसे इसको ठीक करें। इसको ठीक करने का यही तरीका है कि एक तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो ये समस्या देखते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर कितनी खतरनाक होती है, सूर्य की सीधी किरणों का ओजोन लेयर है ऊपर हमारे वायुमंडल में, वो सूर्य की किरणों को रोकती है और उसके बाद में फिल्टर होकर के हमारी किरणें आती हैं, वो लेयर इतनी बढ़िया है। लेकिन अगर ओजोन लेयर ही कट जाए तो फिर क्या होगा, और ओजोन लेयर कटती क्यों है, हमारे पास CFC और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो हमारे ध्रुवों पर एंटार्कटिका के क्षेत्र में वहां पर जो ये पृथ्वी घूमती है तो वायुमंडल में ऊपर ऑक्सीजन चली जाती है, और जो हमारी जो जो ओजोन परत है उसके ऊपर धीरे धीरे वो कट उसके लग जाता है, उसने ग्लोबल हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कट जाती है, और कटने के बाद से बड़ा एक चक्र बहुत बड़ा होल बन जाता है, और सूर्य की किरणें सीधी अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में नीचे आती है, जो इतनी गर्म होती है कि इसको सामने कोई भी चीज आ जाती है तो उष्ण के कारण से मर सकती है, उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, और कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। मनुष्य के ऊपर अगर पड़ जाए तो मनुष्य बीमार हो जाते हैं, और फसलें हो तो फसलें बर्बाद हो जाती है। तो अब क्या हुआ, एंटार्कटिका के ऊपर जो जाती है तो वहां पर जो है जो बर्फ है वो पिघल रही है, और इस प्रकार से हमारा समुद्र तल ऊंचा हो रहा है। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं देख रहे हैं, इसके बहुत जबरदस्त जल स्तर हमारा ऊंचा उड़ रहा है। यही कारण है कि रामायण काल में हमने देखा था भारत के अंदर, और हमारा जो 1293 साल पहले हमारा जो भारत का और हमारा ये श्रीलंका के बीच का जो पानी है, वो पानी का स्तर आज जो ऊंचा उठ रहा है इतना नहीं था। मैंने पहले बताया कि पहले ठंड थी तो सारा पानी बर्फ में जमा हुआ था, लेकिन आज गर्म हो तो पानी ऊपर आ रहा है। हम देखते हैं कि उस वक्त हमारा जो रास्ता बनाया था भगवान श्री राम ने कहकर के श्रीलंका तक, वो रास्ता पैदल पैदल क्यों बनाया था, उनमें पत्थर डाल करके बनाया था, क्योंकि पानी का स्तर ऊंचा नहीं था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग उस वक्त नहीं थी बल्कि ग्लेशिएशन का पीरियड था। और इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ द्वारिका के अंदर, तो द्वारिका के अंदर क्या, वो हमारा ये अरेबियन सी के अंदर तो है ही आसपास, तो वहां अरब सागर का पानी क्या ऊंचा होगा, ऊंचा होने से द्वारिका है उसके अंदर पानी
क्षेत्र है, वाटर लेवल ऊंचा होने से क्या होगा, द्वारिका धसी नहीं है, द्वारिका के पास जो पानी है समुद्र का वो उसके अंदर घुस गया और पानी का स्तर होने से द्वारिका पानी में डूबी हुई दिखाई देती है, अन्यथा कोई और कारण नहीं। क्योंकि ये लगभग 5000 साल पुरानी बात है, तो 5000 साल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन ये परिवर्तन जो आया है लगभग 100-200 साल में ही तेजी से वृद्धि हमारी हुई है। तो इस प्रकार से हमारे पर के युद्ध हैं ये भी जनसंख्या वृद्धि के कारण है। जनसंख्या वृद्धि, आज हर एक व्यक्ति को रहने के लिए जगह चाहिए, तो हर व्यक्ति चाहता है मेरा देश भी बड़ा हो, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कभी चाइना आक्रमण कर देता है, कभी दूसरा आक्रमण कर देता है, और आपस के अंदर छोटे छोटे स्थानों के लिए आपस में मारकाट हो जाती है और एटम बम वगैरह होते हैं, तो इससे गर्मी भी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की गर्मी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा पूरा वर्ल्ड गर्म होता है, इससे भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। और एटॉमिक एनर्जी अगर यूज करने लग गए इसी प्रकार से युद्ध के अंदर, तो हमारा जो वर्ल्ड है एकदम गर्म हो जाएगा, और हमारे पास जो सारे हमारे समुद्र हैं, समुद्री नहीं है, हमारी नदियां हैं वो मेल्ट हो जाएंगी, हमारे ग्लेशियर वो मेल्ट हो जाएंगे। जब नदियां खत्म हो जाएंगी और नदियां बंद हो जाएंगी तो हमारा खेती बाड़ी वगैरह सब हो जाएगा और खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। तो इससे अभी चेतने की जरूरत है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो उसको मैनेज करने की जरूरत है। फिलहाल यही है कि हमें इसके लिए इको फ्रेंडली रिलेशनशिप प्रकृति के साथ रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रकृति कह रही है कि आपको 33% वन अपना रखना चाहिए, लेकिन हमने पेड़ पौधे काट दी। प्रकृति कहती है कि आप मानसून को समय पर आने दीजिए, आपने पेड़ पौधे काट दिए, मानसून समय पर खत्म हो गया। आप इस तरह से सारा सिस्टम बिगाड़ेंगे, समय पर बारिश आएगी तो आपका सिस्टम बनेगा। आपने गर्मी के कारण सारा सिस्टम को तोड़ दिया है, और रहने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की। जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो जहां ठंडे क्षेत्र हैं उसमें भी गर्मी आएगी, गर्मी में आएगी तो आप 2012 के अंदर देखा, केदारनाथ के अंदर आपने देखा कि जहां पर ठंड होनी चाहिए थी, जहां पर ठंड थी, एकदम हमारा बादल फट गए। बादल क्यों फटे थे, हमारा जो ऊपर से वाष्प थे वो सारे एकदम गर्मी के कारण से बादल के रूप में फट गए, और इस प्रकार से बारिश बहुत तेजी से आई, और तेजी से आने के कारण से हमारे जहां पर केदारनाथ में एसी बसेज के अंदर जाते थे, जिससे सीएफसी पैदा होता है, जिससे कि हमारा वायु को बड़ी तेजी से शुद्ध वायु खींचती है और गर्मी को छोड़ती है। इस कारण से वहां पर जितने भी व्यक्ति जो पैदल पैदल जाना चाहिए थे उन्होंने प्रकृति का उल्लंघना की, और उसके कारण से एसी में गए तो लगभग 50,000 से या लाख तक व्यक्ति पानी के अंदर बह करके, और सारी गाड़ियां भी नीचे समुद्र के अंदर हमारे जो पहाड़ी इलाके में नीचे बह करके चली गई थी। इसका कारण क्या है, ये सारा हम जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर, प्रकृति ने नजर दिखा दिया कि भी अगर आप इस तरह से आएंगे तो यहाँ पर केदारनाथ के अंदर मेरे पास कोई जगह है नहीं है, क्योंकि आपने तो पर्यावरण जो ठंडा होना चाहिए तो उसको आपको उष्ण कर दिया है, और उष्ण का प्रकृति ने दिखा दिया कि आप जाइए धरती के अंदर जाइए और आगे अपना सिस्टम बनाइए, पेड़ पौधे लगेंगे अब दोबारा से, और तो प्रकृति अपना करेगा। इको फ्रेंडली होना चाहिए प्रकृति। आप मानव है वो प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करे, जितनी जरूरत है उतना ही छेड़छाड़ करे, प्रकृति का भी नियम माने, और इस तरह से हम जो है दोनों का, अब मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य रख के कार्य करेगा तो हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा कि जैसे हम ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, या अन्य प्रकार लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जगह पर आप जो एनर्जी के साधन के रूप में क्या कीजिए, बिजली का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मोटर गाड़ियां पहले हमारे ट्रेन होती थी, पहले कोयले चलती थी, अब धीरे धीरे वो बंद कर दी, लेकिन अभी भी डीजल की चल रही है तो डीजल को बंद करना पड़ेगा धीरे धीरे समय के अनुसार। तो उसमें क्या होगा, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए, तो सोलर के करेंगे तो प्रकृति का सोलर, तो उसमें नया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बैठे हुए अन्य प्रकार की गैसों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आपका एनवायरनमेंट है वो शुद्ध होता चला जाएगा। इस प्रकार से बैटरी बसेज का इस्तेमाल करेंगे, बैटरी कार का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास जो अन्य प्रकार के जो फ्यूल हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वो नहीं निकल पाएगा, और आप वापिस जो गर्मी है वो कम हो जाएगी, और गर्मी कम होने से होगा, और इसके साथ साथ हम देखते हैं तो गर्मी कम हो जाएगी तो हमारे पास फिर वही सिस्टम बन जाएगा, पेड़ पौधे डेवलप हो जाएंगे, हमारा जो पानी है वो समुद्रों में है वापिस जो है वाष्प होकर जब पहाड़ों पे जाएंगे तो वो पानी जम जाएगा, और जम जाएगा तो हमारा लेवल फिर ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो आपका सिस्टम है, इको सिस्टम है, दोबारा से मेंटेन हो जाएगा, और दोबारा से मेंटेन हो जाएगा तो आपके वर्ल्ड के अंदर फिर शांति हो जाएगी। और उसके साथ साथ जनसंख्या तो मैंने बता ही दिया, लगभग 2050 तक हमारा इंडिया की पॉपुलेशन तो जो है बढ़ रही है वो लगभग स्टेगनेट हो जाएगी, और इस तरह से जनसंख्या भी कंट्रोल होगी, और उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं। जैसे हम रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कर सकते, किस चीज का, वाटर रिसोर्सेज का, सॉइल रिसोर्स का, एयर रिसोर्स का,
हम दोबारा से बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। जैसे किसी स्थान पर ज्यादा पानी है, किसी स्थान पर कम है, तो आपस में ट्रांसफर कर, ज्यादा पानी को कम पानी वाले क्षेत्र में भेज दीजिए, दोनों का समस्या सुलझ जाएगी। इसी प्रकार से जो पानी है उसको गंदा नहीं होने दीजिए, और एयर है वो दोबारा से प्योरीफाई हो सकेगी अगर हम बढ़िया जो ट्रेडिशनल का यूज न के बढ़िया जो हमारे सोलर एनर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तो उससे एयर पोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, और वाटर जो सारे रिसोर्सेज इनका मैनेजमेंट होगा, और नॉइज पोल्यूशन है वो भी रुक जाएगा। पहले हम रेलगाड़ियां बड़ी तेजी से आवाज करती थी, आज हम बिजली से आती तो आवाज ही नहीं कर पाती, इससे नॉइज पोल्यूशन भी रुक जाएगा। और उस प्रकार से जो स्थान पर जहां नॉइज पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए लीगल, हमारा विवाह शादी के अंदर भी होते हैं तो ज्यादा ढोल बजाते हैं लोग करते हैं, तो उनको भी कानून के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है भी बताए हैं और इसके इंपैक्ट भी हैं। तो हम देखते हैं कि संसार के सबसे अधिक क्षेत्र में सबसे अधिक कम जनसंख्या वृद्धि की दर है वो कौन से देश के अंदर है, तो ये देखते हैं रूस के अंदर -0.49% हमारी जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश है रूस, -0.49%। दूसरा है जापान, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर -0.43 है। तो इस प्रकार देखते हैं ये 10 देश है जहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या कम हो रही है। तो यहां पर उल्टी समस्या है, यहां पर जनसंख्या बढ़नी चाहिए, जबकि वहां पर बड़ा क्षेत्र, विशाल क्षेत्र है, लेकिन वहां साइबेरिया जैसा बहुत ही ठंडा क्षेत्र है रशिया के अंदर, तो उसमें और ज्यादा व्यक्ति रह सकते हैं, लेकिन वहां पर जो है अब मनुष्यों ने सोच लिया है कि हमें जनसंख्या वृद्धि करनी नहीं है, तो वहां ये समस्या हो रही है। हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है तो हम उसको रोक रहे हैं, हम ये जनसंख्या बढ़ रही है उसको अच्छा नहीं मानते हमारे देश में, तो और रशिया के नाम पर ज्यादा जनसंख्या होती है उसको प्राइजेस दी जाती है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये हमारे देश के अंदर उल्टा है कि हमारे देश में अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाए हमारी समस्या अलग आएगी। इसी प्रकार से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले देश कौन से हैं? 2024 के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो सूडान के अंदर 4.65% हमारी दर है, हमारी वृद्धि दर है, तो ये बहुत ज्यादा है, और विश्व में सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला देश है सूडान। उसके बाद में नाइजर जो 3.66 और अंगोला 3.3% में है, और भारत की प्रजनन दर जहां 5.5 थी हमारे स्वतंत्र होने के समय, आज हमारी भारत की प्रजनन दर 1.94 अर्थात 2 बच्चों से भी कम में आ गई है। और ये औसत 2000 में हमारी 3.35% थी, औसत बच्चों की दर 3 बच्चों की लगभग 2000 में थी, लेकिन अब जो है 2 बच्चों से भी कम आ गई है, क्योंकि लोग समझदार हो गए। हमारे देश के अंदर शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, शिक्षा के स्तर के अंदर जो सोच में भी अंतर आता है, और इस प्रकार से हमारे देश के अंदर अधिक जनसंख्या समस्या नहीं है। हमारे देश में अदर एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, यूथ को आप रोजगार दीजिए, ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो ज्यादा रोजगार मिलेगा, उनको काम में लगाइए, तो उनका ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश के अंदर जनसंख्या की समस्या ज्यादा नहीं रह पाएगी। और इस प्रकार से हम जो उसका रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट किए, उनको अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो वो अच्छे कार्य भी कर पाएंगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे कार्य कर पाएंगे, अच्छे रिसर्च भी कर पाएंगे। और हम देखते भी हैं हमारे नौजवान हैं अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, जहां पर 1947 से पहले हमारे देश में शिक्षा का स्तर लगभग 2% भी नहीं था, आज हमारा स्तर इतना बढ़िया हो गया है, हम इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो विद्यार्थी हैं इतने बढ़िया हैं कि वर्ल्ड लेवल पर उनका नाम है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे अन्य प्रकार की कैटेगरी, चाहे हमारे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, कोई कमी हमारे देश के अंदर नहीं है। अभी भी बच्चे जो अच्छे उसमें एजुकेशन में डेवलपमेंट कर रहे हैं, एकेडमिक एनवायरनमेंट भी हमारा अब बढ़ता जा रहा है, और विश्व के अंदर हमारा जो है नाम और बढ़िया तेजी से हो रहा है, और हमारा देश जो है पॉलिटिकली भी साउंड हो रहा है, और हमारा देश डेवलपिंग स्टेज की ओर, डेवलप्ड स्टेज की ओर जा रहा है। पहले हमारा देश जो अंडर डेवलप्ड था, फिर डेवलपिंग हुआ, और अब जो है डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होने जा रहा है। आज हम देखते हैं इसका उदाहरण भी है, जहां विश्व ने प्रथम प्रयास के अंदर चंद्रमा को पर वहां नहीं पहुंच पाए थे, हमारे देश ने दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच करके अपनी कामयाबी हासिल की। ये देश की सबसे बड़ी जो है बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पता चलता है कि हमारे देश के अंदर, हम अपने देश के अंदर अच्छे इंजीनियर और अच्छे जो है हमारे पास वैज्ञानिक हैं, इसकी सहायता से हम कोई भी हासिल चीज कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जनसंख्या को प्रॉपर वे से मैनेजमेंट करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी।
और हम देखते हैं जनसंख्या आज यही हमारा था कि अधिक जनसंख्या जिस क्षेत्र में उनको प्रॉपर वे से मैनेजमेंट किया जाए और सारी चीज़ों का सारा अपने अपने क्षेत्र के अंदर उसका सिस्टम को अडॉप्ट करें और उनको प्रॉब्लम से उनका सोल्व कैसे किया जाए, इसके बारे में हम जो है अवेयरनेस के लिए ज़रूरी हो गया था। थैंक यू।